दोस्तों नमस्कार। क्या होती है मीडिया की भूमिका, यानी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका क्या होती है? खास तौर से तब जब देश में चुनाव हो रहे हों। यानी चुनाव का मतलब लोकतंत्र को जीना माना जाता है। और उसी लोकतंत्र की बीज में अगर मीडिया आकर खड़ा हो जाए और खुले तौर पर मीडिया एक पार्टी में तब्दील नजर आने लगे, तो फिर मीडिया की भूमिका का सवाल होगा या लोकतंत्र का सवाल होगा? इस सवाल में फंसिए नहीं, क्योंकि आज आपके सामने तथ्यों के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसको लेकर हो सकता है आप चौंक जाएं। क्योंकि अभी तक आपने बिजनेस मॉडल का जिक्र सुना था, जिसके जरिए अखबारों में विज्ञापन हो, टेलीविजन में टीआरपी के जरिए मिलने वाला विज्ञापन हो, जिसमें हजारों रुपए के विज्ञापन जो मिलते हैं उसका एक अपना बजट होता है जो बाजार में विज्ञापन चल रहे होते हैं। 2014-15 के बाद से इस देश में उस विज्ञापन के समानांतर एक सरकार का विज्ञापन चलने लगा। और इस दौर में सरकार ने अलग अलग जगहों पर मंत्रालयों के जरिए, खुद के जरिए, अपने बजट के जरिए, अपने प्रचार बजट के जरिए जितना पैसा लुटाया, उतना पैसा इस देश के तमाम प्रोडक्ट के विज्ञापनों पर भी भारी पड़ गया। तो जाहिर है जो पैसा दे रहा है, जो विज्ञापन दे रहा है, उसके अनुकूल मीडिया चल पड़ेगा। लेकिन अभी तक बात तो सिर्फ गोदी मीडिया की होती थी, जिसमें इस बात का जिक्र होता था कि सरकार के अनुकूल आपको रहना है। और इस अनुकूल होने का मतलब यह था कि मुद्दों के आसरे आप सरकार के साथ खड़े हो जाइए, या फिर विपक्ष का बायकॉट कर दीजिए, या विपक्ष के मुद्दे को दरकिनार कर दीजिए, उसे हाशिए पर ढकेल दीजिए। लेकिन पहली बार, यानी बीते 9 बरस के बाद पहली बार इन 5 राज्यों के चुनाव में, और अब उसके कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव में मीडिया की भूमिका क्या है और क्या होगी, इसके संकेत 5 राज्यों के चुनाव से मिलने लगे हैं। इसीलिए शुरुआत में आप यह मत सोचिएगा कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपको चौंका देगा। बिल्कुल नहीं। चौंकाएगा तभी जब जनता बिल्कुल लहर के समान एक तरफ से बीजेपी या मोदी सत्ता को खारिज करने निकल पड़ेगी। चौंकाएगा तब जब वह कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आएगी। चौंकाएगा तब जब दूसरे छोटे छोटे राजनीतिक दल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनकी भूमिका को नगण्य माना जाएगा वोटरों की नजर में, और मान लिया जाएगा कि इन जगहों पर, यानी खास तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें छोटी पार्टियां मायने नहीं रखती हैं। चौंकाएगा तब, जी नहीं। चौंकाने की परिस्थिति सबसे बड़ी यह है कि जो चुनाव लड़ नहीं रहा है, अगर वह भी चुनाव के पार्टी के तौर पर काम करने लगे तो क्या होगा? हमारी टीम ने मशक्कत की इस पूरे चुनाव के दौर में, चूंकि राजस्थान में अब प्रचार थम गया, कल वहां पर वोटिंग होनी है। उससे पहले जो हिंदी पट्टी के ये 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों का हमारी टीम ने एक आकलन किया। उस आकलन के जरिए 2-3 बातें बिल्कुल सामने आ गई, जिसे आप सुनेंगे तो आप कहेंगे हां, हम समझ सकते हैं। दूसरी बात जो सामने आई वह चौंकाने वाली थी। पहली बात यह है कि किन मुद्दों को उठाना है, किन मुद्दों पर बहस करनी है, किसका भाषण दिखाना है, किसका भाषण नहीं दिखाना है। जिन भाषणों में प्रधानमंत्री जिन मुद्दों का जिक्र करेंगे, वह मुद्दे की शक्ल में राजनीतिक तौर पर कैसे वोटरों को प्रभावित करें, इसके लिए मीडिया की भूमिका क्या होगी। यह एक सामान्य सी बात है कि इस तरीके से मीडिया अगर सरकार के अनुकूल हो जाए तो काम करता ही है, और राज्यों के भीतर भी जिसकी सत्ता होती है वो मीडिया को अपने अनुकूल कर ही लेता है। हालांकि इस दौर में मोदी सत्ता ने कमाल का काम किया। राज्यों की सत्ता के समानांतर, या राज्यों की सत्ता के अंतर्गत जो मीडिया क्षेत्रीय था, उसके समानांतर नेशनल मीडिया को लाकर खड़ा कर दिया, और वहां पर स्थिति बंटने लगी। तो सवाल अभी तत्काल में जिसका जिक्र लगातार हो रहा था कि यह महादेव ऐप एक झटके में कहां से आ गया, जिसका जिक्र हो रहा था कि एक झटके में लाल डायरी क्यों आ गई,
जिक्र जिस बात का हो रहा था कि अयोध्या तक की फ्री यात्रा जो एक सामान्य सी बात होनी चाहिए, यह बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? या फिर राजनीति को हिंदुत्व के आश्रय नहीं बल्कि सांप्रदायिकता के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है या नहीं, उन मुद्दों को कैसे किस रूप में उठाया जाए, इस पर बहस की गुंजाइश है या नहीं है? और कांग्रेस के भीतर जो उठापटक मची है, क्या वो मुद्दों की शक्ल में आ सकती है या नहीं आ सकती है? लेकिन दूसरी हिस्से में दूसरी बड़ी बात आती है। पहली बार जो मीडिया चाहता है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री उस शक्ल में आगे बढ़ जाए, उनकी भी हिम्मत ना पड़ी कि वह उस दिशा में आगे बढ़ जाए। आप कहेंगे यह कौन सी स्थिति है? होता यही है, जब भक्तगण या भीड़ या फिर जिसको चाहने वाले, जिसको हम लोग फ्रेंजी एलिमेंट्स कहते हैं, जिसको आप मेन स्ट्रीम में ले आते हैं, उन फ्रेंजी एलिमेंट्स के जो उसके बाद की मांग होती है, जिसको लेकर सत्ता समझ नहीं पाती है कि अब क्या करें, वैसी स्थिति इस चुनाव के दौर में आई। और एक झटके में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के भाषण से निकले हुए लगभग 18 मुद्दे जो 3 राज्यों में रेंगते रहे, उसी पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर बहस हुई, उस पर तकरीबन इस पूरे दौर में 100 घंटे से ज्यादा का वक्त दिया गया। चर्चाएं हुई, बहस मुहासिब चला, उस पर अपने अपने तरीके से कार्यक्रम किए गए, रिपोर्ट दायर की गई, अलग अलग जगहों पर मीडिया के अलग रिपोर्टर्स की मौजूदगी उस पर सवाल करती हुई नजर आई। और उस पर अब कमरे में बैठकर जो रिपोर्ट बनाई जाती है और जो टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगती है, उसमें तमाम फैक्ट्स फिगर को अपने हिसाब से डेवलप किया गया। और यह दोनों परिस्थिति खास तौर से लाल डायरी, महादेव ऐप, और तीसरी परिस्थिति जो मध्य प्रदेश के भीतर निकल कर आई, जिसमें खास तौर पर दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के परिस्थितियों का जिक्र हो या कमलनाथ के करप्शन का जिक्र हो, इसमें शिवराज सिंह चौहान के करप्शन का जिक्र नहीं। ये तमाम परिस्थितियां कैसे निकली, किस रूप में निकली, किस तरीके से आगे बढ़ती चली गई, इन बातों का जिक्र है। तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इसमें शामिल करें, उससे पहले हमें लगता है प्रधानमंत्री मोदी की एक आवाज आपको सुननी चाहिए। यह आवाज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार बीजेपी के कार्यकर्ता से भी ज्यादा बड़ी ताकत के साथ मीडिया की मौजूदगी चुनावी राज्यों में नजर आ रही थी। यह एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है कि जो आरएसएस का स्वयंसेवक है या बीजेपी का कार्यकर्ता रहा है, उसके भीतर भी सवाल था कि इस चुनाव में वो कहां पर खड़ा है, उसकी मौजूदगी का असर कुछ पड़ता है या नहीं पड़ता है, या उसको हाशिए पर ढकेला जा चुका है। तो पहली बार प्रधानमंत्री को बताना पड़ा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, खून पसीने से खड़ी हुई पार्टी है, और कार्यकर्ता अपने आप को एलूफ यानी अकेला ना समझे, हम साथ खड़े हैं। क्योंकि सत्ता अगर जा रही है और सत्ता अगर बरकरार रखनी है तो दोनों परिस्थितियों में कार्यकर्ता चाहिए। तो पहले प्रधानमंत्री की इस बात पर ध्यान दीजिए। बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते ही नहीं है। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 4 पीढ़ियां खप गई है। 6,400 करोड़ रुपए यह केंद्र का बजट है जो मीडिया को दिया गया, अभी नहीं, बीते 8 बरस में। इसके अलावे 3,000 करोड़ रुपए जो खास तौर से 6 मंत्रालय सबसे प्रभावी हैं, उनके जरिए प्रचार के लिए पैसा दिया गया मीडिया को, इस बार नहीं बल्कि बीते 8 बरस के भीतर। 7,000 करोड़ रुपए
जो अलग अलग योजनाओं के जरिए इस देश में प्रधानमंत्री मोदी प्रचार प्रसार करते हैं, वह भी दिया गया मीडिया को अभी नहीं, बीते 8 बरस में। और यहां पर सवाल है कि कार्यकर्ताओं का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने जब रैली के भीतर किया तो उन कार्यकर्ताओं को क्या अब मुख्य धारा में लाने का प्रयास करने की जरूरत आन पड़ी है? लेकिन इसके ठीक समानांतर जो आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं, तकरीबन 18,000 करोड़ का, जो मीडिया में दिया गया अलग अलग माध्यमों से, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए जो भी मुद्दे थे, उन मुद्दों में दो ही मुद्दे क्यों उभर कर आए और वो चुनाव आयोग तक क्यों पहुंचे और मीडिया ने उसी को क्यों दिखाया। इससे हटकर तकरीबन 16 मुद्दे अलग अलग जगहों पर, वो हो सकता है अडानी से भी जुड़े हों, वह महंगाई से जुड़े हों, वह बेरोजगारी से जुड़े हों, वह पुरानी पेंशन से जुड़े हों, वह किसानों से जुड़े हों, वो एमएसपी से जुड़े हों, वह मजदूरों से जुड़े हों, इन तमाम मुद्दों को भूल जाइए। इनका जिक्र स्क्रीन पर नहीं था, अखबारों के पन्नों पर नहीं था। उन 16 मुद्दों से हटकर जिन दो मुद्दों को पकड़ा गया, उसमें एक पर नोटिस प्रियंका गांधी को, दूसरे पर नोटिस राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने दिया। जो नोटिस दिया उसको लेकर लगभग औसतन हर न्यूज चैनल ने, जो मुख्य धारा के हैं, उन्होंने इस पर तकरीबन 3 से 6 घंटे का खर्च किया। एक हिस्सा पनौती का है, दूसरा बंद लिफाफे में 21 रुपए मिलने का जिक्र है। अब यहां पर एक और सवाल आता है कि इतनी हड़बड़ाहट मीडिया के भीतर क्यों आ गई, और खास तौर से तब जब इस देश के दो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस जो मीडिया चला रहे हैं, उसमें अंबानीज और अडानीज का जो मीडिया है, जिसमें एनडीटीवी अडानी ने ले लिया, टीवी 18 अंबानीज का है, और इसके अलावे भी जहां जहां पैसा, जहां जहां शेयर लगे हुए हैं, वह भी। नई बात निकलकर यह आती है कि बीजेपी के, चाहे वह कम्युनिकेशन को संभालने वाले व्यक्ति हों, चाहे आईटी सेल के चीफ हों, उनका सीधा संवाद इस मेन स्ट्रीम मीडिया के संपादकों के साथ नहीं, बल्कि एंकर्स के साथ, बल्कि हर डिपार्टमेंट के मुखिया के साथ ना सिर्फ लगातार बना रहता है, बल्कि इनकी आवाजाही भी इन दफ्तरों के भीतर होती है, जो कि अपने आप को स्वायत्त कहें, फोर्थ स्टेट कहें, या फिर इस रूप में माने कि हम लोकतंत्र का चौथा खंबा है। हमारी टीम ने पता लगवाया, जो टॉप 6 न्यूज चैनल हैं हिंदी के, उसमें कुछ न्यूज चैनल अंग्रेजी के भी चलाते हैं, ऐसे भी हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों चलाते हैं। इस 6 चैनल इस इलेक्शन के पीरियड में जो बीजेपी के कम्युनिकेशन यानी मीडिया को संभालने वाली टीम है, जो उनका आईटी सेल है, उनके लोगों की आवाजाही जो इन जगहों पर हो रही थी, वह महीने में, छोड़ दीजिए, एक दिन में औसतन 2 से 3 बार किसी ना किसी की होती थी। यानी अभी तक यह सवाल था कि मीडिया के भीतर उनकी आवाजाही फोन के जरिए होगी, आपको क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना है, किस पे बहस करनी है, यह एक दूर की बात है। अब सीधा संवाद बनाने की स्थिति आ गई, और जो कॉरपोरेट के चैनल हैं खास तौर से, उनका मैसेज बहुत साफ है सरकार के लिए, यह आप ही का चैनल है, इसको आपको जैसे चलाना है आप चला लीजिए। यह तो पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिसमें आपको चलाना है, चला लीजिए, ये कहने की जरूरत पड़ी? तो इससे पहले जो जो सुविधाएं दी गई, या आपके पास जो जो चीजें मौजूद हैं, उस पर हम नकेल ना कसें, उसकी एवज में आपको हमारे साथ खड़े होना है। और दूसरी तरफ जो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस या इंडिया है, उसको याद होगा आपने कुछ एंकर्स को लेकर बायकॉट भी किया, लेकिन बायकॉट की एंकर के साथ भी कहीं कमलनाथ नजर आए, कहीं गहलोत नजर आए। यह दोनों अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। सत्ता में आ गए तो मिल जाएगी जमीन और कुछ दिनों के लिए, नहीं आए तो यह आखिरी चुनाव है। बहरहाल उस पर भी मत जाइए, सवाल मीडिया का यहां पर है। अब बेचैनी मीडिया के भीतर सबसे बड़ी यह हो चली कि दूसरी तरफ इंडिया का हिस्सा हो या कांग्रेस का हिस्सा हो, या दोनों को मिलाकर परख रहे हो, जब उनके कोई मुद्दे टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगते हुए नजर ही नहीं आए और सीधा संवाद जब वो लोगों से बना रहे थे, तो पहली बार इन 3 राज्यों में नजर एक नई चीज निकल कर आई। प्रधानमंत्री का भाषण लाइव टेलीकास्ट होगा, आप घर में बैठकर देख सकते हैं।
अमित शाह का भाषण कुछ जगहों पर कटेगा, कुछ जगहों पर नहीं कटेगा, दिखाई दे ही जाएगा गाहे बगाहे। इसके अलावे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का भाषण भी कुछ जगहों पर दिखाया जाएगा चंद मिनटों के लिए, या उनका कुछ हिस्सा काट के आपको चला दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेसी नेता क्या कह रहे हैं यह आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। पहली चुनौती मीडिया के सामने इन चुनावों में यही आकर खड़ी हो गई कि जब कांग्रेस के नेताओं के भाषण नहीं दिखा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं यह सुनने के लिए भीड़ उमड़नी पड़ी। हमारी टीम ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों जगहों पर जो पता लगाया और लोगों से जो संवाद किया, उसमें जानकारी यही निकल कर आई कि ये लोग क्या कहते हैं वह मीडिया के जरिए तो बात आती ही नहीं है, और इन पर जो कसीदे गढ़ी जाती हैं सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के जरिए, वह बातें तो सुनाई दे जाती हैं, लेकिन यह क्या कह रहे हैं इसको सुनने के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए तमाम जगहों पर जो भीड़ आने लगी, और इन तीन जगहों पर कांग्रेस के चूंकि तीन नेता चेहरा लिए हुए हैं, चाहे वो बघेल हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे गहलोत हो या सचिन पायलट हो, इनके पास एक चेहरा है। लेकिन इसका एक शानदार चेहरा तेलंगाना के भीतर नजर आया, जहां कोई चेहरा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कमजोर। वहां पर कांग्रेस और खास तौर से कांग्रेस के नेता जो गांधी परिवार से जुड़े हैं, उनकी रैलियों में जितनी बड़ी तादाद में भीड़ उभर कर आने लगी, और वहां जो जानकारी मिली तो उनका एक ही कहना था, अगर ये टेलीकास्ट न्यूज चैनल वाले कर रहे होते तो फिर हम क्यों निकल कर आते, हमें घर से आने की जरूरत थी नहीं, हम तो सुन लेते। यहां तक कि लोकल स्तर पर भी पेनिट्रेट किया गया, वो पैसे के जरिए हो, प्रभाव के जरिए हो, दबाव के जरिए हो, निर्देश के जरिए हो, जो भी हो। लेकिन पहला संदेश इस दौर में मीडिया मुगलों के पास यह चला गया कि अगर आप एक तरफा खड़े हैं और चुनाव के वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर खुद को खड़ा कर चुके हैं, जहां आपको यह लगने लगा है कि अब अगर चुनाव बीजेपी हार गई या आने वाले वक्त में मौजूदा सत्ता नहीं रही तो फिर क्या होगा। क्योंकि संवाद अगर सीधे बनाने की दृष्टि में भारत जोड़ो यात्रा से बात निकली थी, अब वो इलेक्शन पीरियड में जनता खुद सुनने आने लगी, क्योंकि वह कहां सुने या उसे समझ नहीं आया। सबके पास सोशल मीडिया का एस्पेक्ट नहीं है। अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन जो होता है वो बड़े सस्ते में और बड़े सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाता है, और वहां पर सिर्फ एक ही चेहरा रेंगता है। और राहुल गांधी ने जब यह संवाद बनाया कि मीडिया हमें नहीं दिखाता है तो हम लोगों के पास जाएंगे अपनी बात कहने और उनकी बात सुनने के लिए, यह किसी को नहीं पता था। और शायद हो सकता है कांग्रेस को भी इसकी जानकारी ना हो कि दरअसल लोग उन्हें सुनने आ रहे हैं, यह सोचकर कि मीडिया नहीं दिखा रहा है। और मीडिया इस बात को अब समझ रहा है कि दरअसल ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अगर हम पार्टी के साथ खड़े हैं, बतौर पार्टी खड़े हैं, चाहे हम चुनाव ना लड़ रहे हों, लेकिन चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में जो हमारे पास इक्विपमेंट है, जो तरीके हैं, अगर हम उसको आजमा रहे हैं और पहली बार जनता ही खारिज कर रही है, तो यह स्थिति तो नाजुक है, हड़कंप है, मुश्किल हालात हैं, गिरता हुआ ग्राफ है, कितनी व्यूअरशिप है, यह मुश्किल सवाल हो गया है। 2019 में आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी का एक चैनल था, वो चैनल प्रधानमंत्री मोदी का था या किसका था, ना कभी बीजेपी बता पाई ना सरकार बता पाई। जब यह सवाल प्रधानमंत्री से भी पूछा गया तो उन्होंने भी उसको हवा में उड़ा दिया। उस दौर को याद कीजिए, 2019 में एक चैनल आया जो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को ही सुबह से लेकर रात तक दिखाते रहता था। 2019 था वो, अब 2024 आने वाला है, और अब जब मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं सभी, हम उसके एक कदम आगे ले गए कि इस गोदी मीडिया को भी एहसास होने लगा कि दरअसल उसकी उपयोगिता हो सकता है सत्ता के लिए हो, लेकिन जनता के लिए उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है। तब क्या होगा? यह एक बिल्कुल नई परिस्थिति और एक बेचैन करने वाली स्थिति भारत के भीतर फोर्थ स्टेट को लेकर है, जिसका जवाब दे पाने की स्थिति में कोई नहीं आ पा रहा है। संवाद बनाना, संवाद के साथ सरोकार को जोड़ना, उनके मुद्दों को उठाना, इससे पूरे तरीके से मौजूदा दिल्ली की सत्ता कटती चली गई। इसीलिए ध्यान दीजिए कि लोगों के सामने जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या बीजेपी के अध्यक्ष हो या उनका कोई भी नेता हो, जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब वह
अपनी उपलब्धियों के आंकड़े को रख कर बताते हैं कि देखिए हमारे 4 ट्रिलियन के होने वाले हैं जीडीपी, हमारी ग्रोथ रेट को देखिए, हमारे इस दौर में बढ़ती हुई उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं है, पैसा है, कागज है, उसी पर आंकड़े तैयार हैं और उसी के हिसाब से बढ़ता हुआ कॉरपोरेट का नेटवर्थ है। और इस कॉरपोरेट के बढ़ते हुए नेटवर्थ में एक बड़ी भागीदारी बीते 9 बरस से मीडिया की रही, तो मीडिया ने उसी दिशा में गान शुरू कर दिया। यानी मीडिया ने अपने चरित्र को ही खत्म कर दिया। जो उसकी भूमिका थी वो खत्म हो गई, जो इन 5 राज्यों के चुनाव के भीतर खुलकर उभरने लगी और नजर आने लगी। तो 3 संकट बड़े हो चले हैं मौजूदा मीडिया के सामने। पहला संकट सबसे बड़ा है कि उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख, उसकी अपनी भूमिका क्या खत्म हो जाएगी। दूसरी परिस्थिति है जब ये तीनों चीजें खत्म हो जाएगी और जब ये संस्थान के तौर पर इनकी मान्यता फोर्थ स्टेट के तौर पर रहेगी ही नहीं, तो सत्ता में जो भी रहेगा वो इनको कोई सहूलियत नहीं देगा और बोलेगा आप अपने तौर पर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाइए। यानी अभी तक जो बाजार के भीतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी, टीआरपी की रेट थी, सर्कुलेशन का दायरा था, विज्ञापनों का आना था, उन सब के समानांतर जब सत्ता से पैसा आने लगा तो सबने उस बात को छोड़ दिया और इस बात को छोड़ दिया कि किस खबर को लेकर जनता में क्या रुचि होती है। यह एक बड़ा शिफ्ट आया। अब क्या होगा? सत्ता पैसा दे नहीं रही है। बीते 1.5 साल का पैसा अभी भी डीएवीपी ने रोका हुआ है। जो पैसा अखबारों के वो बार बार कह रहे हैं हमको पैसा दे दीजिए, सरकार कह रही है इनकी उपयोगिता खत्म हो गई, इनको पैसा भी क्यों दे, इनके साथ कर लिया जाएगा, इनके बाकी धंधों पर भी तो हमारी निगरानी है, वो कितनी गड़बड़ी करते हैं, हमने उस पर तो ईडी नहीं भेजी है, उन्हें भी ईडी भेज के चेता देंगे, उसको दे रखने दीजिए। ये दूसरा खतरा है पैसे का। पहला क्रेडिबिलिटी का खतरा आ गया, दूसरा पैसे का खतरा आ गया और तीसरा बड़ा खतरा यह है कि इस दौर में लोकतंत्र से जो खिलवाड़ खुले तौर पर मीडिया ने अपनी भूमिका को लेकर किया और उस पर चुनाव आयोग ने भी आंखें बंद रखी। उसने कभी कोई सवाल नहीं किया कि यह कैसे संभव है कि इस देश की सत्ता को लेकर ही पूरा गान इस देश के मीडिया के भीतर हो और दूसरी तरफ की कोई बात आ ही नहीं पाए। इलेक्शन कमीशन ने हर दृष्टि से अपनी आंखें बंद रखी है, चाहे वो अपराध के आरोपी कैंडिडेट हो जिनको विज्ञापन देना हो, टेलीविजन पर आके बोलना हो, वह भी उस पर भी ध्यान नहीं दिया, इश्यूज पर ध्यान नहीं दिया, किसको कितना कवरेज दिया जा रहा है यह भी नहीं दिया। जबकि इलेक्शन के पीरियड में माना जाता है कि बराबरी के तरीके से चूंकि जनता का रिप्रेजेंटेशन उनको करना है तो जनता के लिए हर बात को बताना चाहिए और यह दूरदर्शन में होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब पैसे के जरिए बिल्कुल सत्ता के साथ खड़ा हो गया तो डेमोक्रेसी का एक ही चेहरा कोई देख पाए जिसमें डेमोक्रेसी तानाशाही में बदलती हुई दिखाई दे रही है क्या? इन 3 सवालों का जवाब क्या 3 दिसंबर पर जाकर टिक गया है और एक बेचैनी बड़ी मीडिया के भीतर भी छाने लगी है जिसमें उनके सामने संकट हो या ना हो, संकट इस समाज के भीतर का है क्योंकि जो एलिमेंट्स थे, फ्रिंज एलिमेंट्स जिनको आप मेन स्ट्रीम में ले आए, उनकी मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अगर इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी उनके मांग को पूरा नहीं करेंगे, वो जिस रूप में चाहते हैं, वो अगर डेमोक्रेटिक होना चाहेंगे तो ये डेमोक्रेटिक नहीं होने देंगे, या फिर ये चाहेंगे हम किसी दूसरे चेहरे को ले आए। क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है या उस दिशा में ये देश बढ़ रहा है? या फिर समाज के भीतर एक टकराव की परिस्थिति तो पैदा नहीं हो जाएगी? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बैलेंस करता है सूचना देने के नाम को लेकर और फोर्थ स्टेट जिसका काम है निगरानी रखना उस सिस्टम पर कि वो सिस्टम सही तरीके से इस देश में चल रहा है या नहीं चल रहा है, और खुले तौर पर जब यह इजहार होते चला गया कि सिस्टम एक तरफा हो चला है, तब बड़ा सवाल यह हो चला है कि परिस्थितियां बिगड़ेगी तो संभलेगा कौन और संभालेगा कौन? और पहले निशाने पर तो यही मीडिया होगा, वही फिल्म सिटी होगी, वहां बैठे हुए बड़े बड़े मीडिया मुगल्स जो अपने आप को कहते हैं वह होंगे निशाने पर। वो किसके निशाने पर होंगे? सत्ता के निशाने पर। सत्ता निशाने पर तभी लेगी जब जनता के भीतर इस बात को लेकर आक्रोश होगा, और जनता जब मीडिया से कटकर सीधे अपनी आंखों और कानों से नेताओं को सुनने जाने लगी हो इन राज्यों में, तो परिस्थिति चुनाव परिणाम के बाद की सोचिए जरा क्या होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।